शंकर प्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन और सभी को मेरा प्रणाम। संस्कार मूल्यों के महायज्ञ की इस महायात्रा में हेमा फाउंडेशन की ओर से मैं अनीता सुशील महेश्वरी, ट्रस्टी एवं क्रिएटिव डायरेक्टर, अभय, जिज्ञासा, प्रकृति प्रेम, आत्मविश्वास, आशा एवं स्वच्छता की अपार सफलता के बाद 7वें मानवीय मूल्य संस्कृति की तृतीय कड़ी में आप सभी गणमान्य अतिथि गणों का, सभी शिक्षाविदों का, सभी जिज्ञासुओं का हृदय के अंतःस्थल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सानुभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेमा फाउंडेशन भारतीय नैतिक मूल्यों को संपूर्ण राष्ट्र में ले जाने के लिए आरआर ग्लोबल की एक परोपकारी इकाई है। पिछले 5 वर्षों में देश के 20 राज्यों, लगभग 125 शहरों एवं हजारों शिक्षण संस्थाओं के लाखों छात्र छात्राओं के साथ नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए हम प्रयासरत हैं। हेमा फाउंडेशन के अंतर्गत हेम वर्च्यूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन, जिसके माध्यम से आज आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, एक क्रांतिकारी वेब पोर्टल है और इस वेब पोर्टल की परिकल्पना का आधार ही सबके समक्ष नैतिक मूल्यों एवं शिक्षा का समग्र रूप प्रस्तुत करना था। 1 अगस्त को प्रारंभ हुए इस वेब पोर्टल ने इतने कम समय में ही संपूर्ण देश में अपना स्थान स्थापित कर लिया है और आप सभी के अपेक्षित सहयोग से अब तक हमारे साथ 2,19,419 स्टूडेंट्स, 3,929 टीचर्स, 3,139 स्कूल्स जुड़कर हेम वर्च्यूज की गतिविधियों में सहभागी हो रहे हैं। इससे पहले कि संस्कारों के महायज्ञ की इस महायात्रा को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम आज के वेबिनार में जिन गणमान्य अतिथि गणों की उपस्थिति है, उन सभी के परिचय से आपको परिचित करवाते हैं। सर्वप्रथम हमारे बीच हमारे आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय डॉक्टर रमेश जी शर्मा। आप एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व है जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, एक उच्च कोटि के शिक्षाविद, ओपन डिस्टेंस एवं टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग के विशेषज्ञ हैं। आपकी गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं और सर कुछ ही देर में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। कोई उनकी विशेष सीएम के साथ मीटिंग आ गई थी। हमारे आज के वेबिनार की विशिष्ट अतिथि महोदया आदरणीय डॉक्टर दक्षा शाह जी। आप एक उत्कृष्ट शिक्षाविद हैं, मार्गदर्शक हैं, परामर्शदाता हैं। नैतिक मूल्य आधारित मानवीय मूल्यों की शिक्षा में आप विशेष रुचि रखती हैं। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। हमारे आज के वेबिनार की प्रमुख वक्ता एक जानी मानी उत्कृष्ट शिक्षाविद, हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट एकेडमिक डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर विजयम रवि मैम और मेरी प्यारी अम्मा। नमस्ते। विशेष रूप से आप श्री का जन्मदिन है, तो हेमा फाउंडेशन परिवार की ओर से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सदैव स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और ऐसे ही मुस्कुराती हुई रहे। थैंक यू सो मच। आप हम सभी के मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत, हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं। कई अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से जुड़ी हुई हमारे देश की ख्यातिनाम मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक, कोच, टेडेक्स स्पीकर, फीलिंग माइंड्स की निदेशिका, हेमा फाउंडेशन की सलाहकार निदेशिका एवं विशेष रूप से ट्रस्टी, मार्गदर्शक, मेरी परम मित्र आदरणीय डॉक्टर चीनू जी अग्रवाल। नमस्कार, आज के सत्र में सभी का स्वागत है।
हेमा फाउंडेशन के एकेडमिक डायरेक्टर, जाने माने शिक्षाविद एवं शोधकर्ता, यंग एनर्जेटिक हैंडसम आदरणीय डॉक्टर नागपाल सिंह। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हेमा फाउंडेशन में। थैंक यू सो मच। Thank you. समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने में सदा अग्रणी हमारे देश की एक उत्कृष्ट सामाजिक संस्था इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन IDF के CEO आदरणीय डॉक्टर नारायण AB अय्यर। Namaskar and pranams to everyone. Welcome to Hema Foundation. Thank you. आदरणीय सुजैना लामा जी, आप तेजपुर की मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक हैं। आप शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करती हैं। आप आर्ट्स बेस्ड थेरेपी प्रैक्टिशनर और म्यूजिक थेरेपिस्ट हैं। आप एक प्रशिक्षित मॉन्टेसरी और उपचारात्मक शिक्षिका भी हैं। साथ ही आप एक प्रमाणित ग्राफोलॉजिस्ट हैं। आप पिछले 13 सालों से एक एजुकेटर के रूप में काम कर रही हैं। हाल ही में आप ग्रामीण क्षेत्रों में सोशियो साइको अवेयरनेस और ग्रामीण वासियों के शैक्षणिक उद्धार और कल्याण में आप कार्यरत हैं। आप सेंट एंथोनी स्कूल का भी संचालन करती हैं। आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और भारतीय काउंसलिंग साइकोलॉजी एसोसिएशन की सदस्य हैं। आप सिस्टर्स ऑफ तेजपुर NGO से भी जुड़ी हुई हैं। वेलकम इन HF सुजैना। Namaste and thank you so much. आदरणीय हिना छाबड़ा जी, आप अमरावती की सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल की निदेशिका हैं। आप किंडरगार्टन शिक्षक प्रशिक्षण और क्लासरूम प्रबंधन में 100 से भी अधिक आपने कार्यशालाएं आयोजित की हैं। आप UK के मैकमिलन पब्लिकेशन की कीनोट पर्सन हैं। आप एक उत्कृष्ट शिक्षाविद हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अमूल्य सेवाएं दे रही हैं। वेलकम हिना मैम। Welcome. Thank you so much. Thank you so much. Feeling so overwhelmed to meet you all. Thank you so much. Thank you, ma'am. आदरणीय डॉक्टर रमा मथु जी, आप मथुरा कैंट की आर्मी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है। आप बी द चेंज की राष्ट्रीय समन्वयक हैं। आप वेडनेसडे टाइम्स के जम्मू चैप्टर की मुख्य संपादक भी हैं। आप जम्मू और कश्मीर की निजी स्कूल एसोसिएशन की डायरेक्टर एडवोकेसी और प्रवक्ता भी हैं। आप स्पीड बॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट है। आपको 2018 में नई दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर द्वारा लाइफ एम्पावरमेंट पुरस्कार से और टाइम्स नाउ द्वारा बेस्ट इनोवेटिव लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेलकम मैम। वेलकम इन HF। Dr. Rama. Thank you so much. Thank you so much. I'm overwhelmed and I'm delighted to see all the eminent educationists and people from different grounds here at the same platform. Thank you so much. Thank you, ma'am. आदरणीय रोली केसरवानी जी, आप ट्रांसफॉर्मेशन कोच और फैसिलिटेटर हैं। आप एक प्रमाणित पैरेंटिंग कोच, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर और डिजाइन थिंकिंग प्रैक्टिशनर है। आपका फार्मा, IT, फाइनेंस, बैंकिंग और पावर जैसे कई सेक्टर के लीडरशिप डेवलपमेंट और कोचिंग का आपको अनुभव है। आप ग्रीन बेल्ट 6 सिग्मा सर्टिफिकेट इन क्वालिटी टूल में भी प्रमाणित है। वेलकम रोली। वेलकम इन HF। Thank you so much. And आज तो स्पेशली मेरे लिए बहुत important day है because I'm actually meeting and knowing people here today, and I'm sharing my birthday today with very special and very important person, Vijay ma'am. So I'm really overwhelmed. Thank you so much. रोली, आपको भी हेमा फाउंडेशन परिवार और स्पेशली चीनू मैम जो हम सबकी गुरु हैं, सबकी ओर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। Thank you so much. Thank you so much. आदरणीय डॉक्टर शाजी S कोटाराम जी, आप केरला कराटेडो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आप करालीपेट्टू फेडरेशन ऑफ इंडिया के ट्रेजरर हैं। आप कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव हैं। आप वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के जज हैं। आप वर्ल्ड कलारीपेट्टू फेडरेशन के चीफ रेफरी हैं। आप अंगमपोरा फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं। वेलकम शाजी सर। वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। Good evening, everybody. Thank you very much. आदरणीय अमोल मिराज गांवकर जी, आप अवंती एडुटेक के संस्थापक निदेशक हैं। आपकी संस्थान हर बच्चे के लिए शिक्षा आसान, सुलभ और सस्ती बनाना चाहती है। आप मैथमेटिकल करिकुलम के अंतर्गत स्कूलों में भारतीय सांस्कृतिक संगीत के विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने अब तक मुंबई की 22 स्कूलों के
10,000 छात्रों को भारतीय संगीत को एक विषय के रूप में साप्ताहिक शेड्यूल के अंतर्गत सिखाया है। साथ में ही आप मसल मेमोरी आधारित शैक्षणिक कार्यक्रम भी सिखा रहे हैं। वेलकम अमोल सर, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। आदरणीय चारू कुमार जी, कैमरा नॉट ऑन। आप मारिया मॉन्टेसरी और मॉन्टेसरी ट्रेनिंग एक्सीलेंस की निदेशिका हैं। आप गुरुग्राम की मारिया मॉन्टेसरी का संचालन पिछले 10 वर्षों से कर रही हैं। आप मॉन्टेसरी शिक्षा, इनकी परंपरा, मूल्यों, व्यवहारिक दृष्टिकोण और लाभों पर जागरूकता फैलाने में 14 से अधिक वर्षों से कार्यरत हैं। साथ ही आप टेबल टेनिस की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। सामाजिक विकास और शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय एक्रीडेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रख्यात सदस्य भी हैं। वेलकम चारू मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। आदरणीय गणेश कुमार जी, आप सांगली की MIT विश्व शांति गुरुकुल स्कूल के संस्थापक प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 22 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आपने महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की विभिन्न स्कूलों में अपनी सेवाएं दी हैं। आपका नेतृत्व छात्र और शिक्षक पर केंद्रित है। आप प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों को भी लागू करते हैं। वेलकम गणेश सर, वेलकम इन HF। Pranam to everyone. I feel honored and privileged to be part of this webinar. Thank you so much for giving me this opportunity. थैंक यू सर। आदरणीय कविता सिंह जी, आप रामरत्ना विद्या मंदिर की प्रिंसिपल हैं। आप CBSE इंस्पेक्शन कमेटी की सदस्य हैं। आप CBSE की संसाधन व्यक्ति हैं। आप एक प्रमाणित एकेडमिक ऑडिटर और गूगल एजुकेटर हैं। आपको टाइम्स NIE द्वारा और यंग बज द्वारा श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम उत्कृष्ट प्रिंसिपल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। वेलकम कविता दीदी, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। आदरणीय मिनी नायर जी, आप बैंगलोर की आइडियल इंग्लिश हाई स्कूल की संस्थापक प्रिंसिपल हैं। आप ये स्कूल को 21 वर्षों से चला रही हैं। आपने इस स्कूल की शुरुआत 12 बच्चों के साथ की थी और आज यहाँ 700 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं। आपको 2020 और 2008 में श्रेष्ठ शिक्षिका के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेलकम मिनी मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। नमस्कार, मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मैं आज पहली बार ये ग्रुप ज्वाइन कर रही हूँ और आज जो जन्मदिन मना रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। थैंक यू सो मच मैम। आदरणीय शेषाद्री जी, आप बेंगलुरु की श्री अय्यप्पन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आप छात्रों को नैतिक मूल्य सिखाने में कार्यरत हैं और आपकी पर्यावरण और जंगल संरक्षण में भी बहुत रुचि है। हेलो, वेलकम शेषाद्री सर, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। Thank you, madam, for your kind support and all these things. For the first time, I'm joining this one. Particularly, I'm very much appreciative about the initiative you are taking to inculcate that values. These values are very much important nowadays. So that very true, sir. Thank you so much, sir. Thank you, madam. आदरणीय ज्योति छाबड़ा जी, आप सोनीपत की दून पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आपका 20 वर्षों का शैक्षणिक और प्रशासकीय अनुभव है। आप एक आर्मी बैकग्राउंड फैमिली से आती हैं और आप एक उत्कृष्ट शिक्षाविद हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अमूल्य सेवाएं दे रही हैं। वेलकम ज्योति मैम, वेलकम इन HF। Unmute yourself, Jyoti ji. We can't hear you. She is unmuted, but she has network issue. बीच में ही एक विशेष सूचना देती हूँ। हमारे मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर रमेश जी शर्मा हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। हेमा फाउंडेशन में आपका स्वागत है सर, डॉक्टर रमेश जी शर्मा।
हेमा फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। Namaste and thank you so much. I'm sorry I joined little late, but my own university convocation is right now is going on, and just Chief Minister and Deputy Chief Minister of Delhi, they finished their speech, so I thought that let me put them on hold and come to this join. So parallelly both the things they are going on. We are blessed, sir. You are here, sir. Thank you. Thank you so much. आदरणीय सिस्टर मेलडिंथा जी, आप सालेम की जयरानी मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आपको गो ग्रीन मुहिम के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपको सामाजिक कार्यकर्ता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आपको लार्जेस्ट ह्यूमन फॉर्मेशन के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। वेलकम सिस्टर मैरी, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। Thank you, ma'am. Thank you so much for inviting me and also allow me to participate this event. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. आदरणीय वानी एचएस जी, आप बैंगलोर की आरवी गर्ल्स हाई स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 25 वर्षों का अनुभव है। आप बैंगलोर साउथ के हेडमास्टर एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा श्रेष्ठ शिक्षक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोरोना महामारी के दौरान एसएलएसी परीक्षा की तैयारियों के लिए कर्नाटक की शिक्षा मंत्री ने आपके कार्य को बहुत सराहना दी है। वेलकम वाणी मैम, वेलकम इन एचएफ। आई थिंक वाणी मैम का नेटवर्क इशू है। आदरणीय भागेश्वरी शर्मा जी, आप खार की श्री मुंबा देवी विद्या मंदिर की हेडमिस्ट्रेस हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 35 वर्षों का समृद्ध अनुभव है, जिसमें से बतौर प्रिंसिपल 15 वर्षों का। आपको 2011 में श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको 2020 में आचार्य चाणक्य अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आपको जगत गुरु श्री कृष्ण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। आप केपी वेस्ट वार्ड की सह समन्वयक हैं। आपको 2015 में एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन की चीफ कंडक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। आदरणीय भागेश्वरी शर्मा जी। She was joined, but I think she's got disconnected. Even Miss Rajni next. आदरणीय रजनी ग्रोवर जी, आप गोरेगांव की एमटीएस खालसा हाई स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हैं, जो समाज के अंतिम तबके के लिए कार्यरत हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में 38 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपकी नैतिक मूल्य आधारित शिक्षा और सामाजिक उत्थान में बहुत दिलचस्पी है। आदरणीय रजनी ग्रोवर जी। आदरणीय एस सरस्वती जी, आप एक कम्युनिकेटर और शिक्षाविद हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में 30 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपने नैतिक मूल्य आधारित शिक्षा के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित की हैं। आपने डिफिकल्टी इन लर्निंग इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी उपराचात्मक उपाय पर शोध पत्र प्रस्तुत किया है। आप कांची के देवता पर आध्यात्मिक व्याख्यान भी आपने दिए हैं। वेलकम मैम, वेलकम सरस्वती मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। Thank you so much. Happy to join you all. Happy birthday to the birthday babies. थैंक यू मैम। आदरणीय मंजू मनोहर जी, आप एक प्रमाणित एग्जीक्यूटिव और करियर कोच हैं। आप एक रोटेरियन हैं। आपको टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल द्वारा स्टार एरिया डायरेक्टर से सम्मानित किया गया है। आप कई सामाजिक संस्थानों से जुड़ी हुई हैं। आप सामाजिक संस्थानों के लिए फंड रेजिंग का कार्य भी करती हैं। वेलकम मंजू मैम, वेलकम इन एचएफ। नमस्ते, वणक्कम, नमस्कारम, हेलो एवरीवन। मैं आप सबके साथ इस हेमा फाउंडेशन के इस इवेंट में शामिल होने में बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ। एंड आई वांट टू विश all the birthday babies happy birthday Dr. Vijayam Ravi as well as Rory and मैं IDF और हेमा फाउंडेशन के प्रति आभारी भी हूँ। आप सबके साथ ये इवेंट अटेंड करने में बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आदरणीय मीरा मिश्रा जी, आप भारत विकास परिषद की कल्याण शाखा की अध्यक्षा हैं। आप 1991 से ठाणे की सभी टाइपिंग संस्थानों की मॉडरेटर रही हैं। आप UCMS मुंबई की मास्टर फ्रेंचाइजी, CBS एजुकेशन की निदेशिका हैं। आपकी भारतीय मूल्यों, भारतीय शिक्षा तंत्र और आयुर्वेद में विशेष रुचि है। आप पतंजलि के भारत स्वाभिमान की महामंत्री भी हैं। आपने कल्याण में माधववाव नामक संस्थान शुरू की है, जो पिछले 12 वर्षों से कार्यरत है। वेलकम मीरा मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। थैंक यू वेरी मच। आपने हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है हेमा फाउंडेशन से जुड़ने का।
आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हेमा फाउंडेशन ऐसे ही तरक्की करे, काम करता रहे समाज के लिए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। और हमारी बहनों, दोनों बहनों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए मैम। आदरणीय दीपा मैंगजी मैम, आप कर्नाटक के शाहबाद में गीता परिवार की अध्यक्षा हैं। आपने भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से प्रशिक्षित योग शिक्षिका आप हैं। आप गीता परिवार की शाखाओं में योग का प्रशिक्षण देती हैं। आप योग एंड फिटनेस संस्थान की संस्थापक हैं। आप कलबुर्गी की नेशनल पब्लिक स्कूल की भी योग शिक्षिका हैं। आप पेशे से वकील हैं। वेलकम दीपा मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। थैंक यू। हेमा फाउंडेशन की हम बहुत मदद लेते हैं, बहुत वीडियोस देखते हैं और अपने जो गीता परिवार के जो शिविर होते हैं उन सभी शिविरों में हमने हेमा फाउंडेशन के सारे वीडियोस लगभग दिखा चुके हैं। और जो छोटी छोटी कहानियों के वीडियो होते हैं बहुत ही प्रेरणादायी होते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे उस चीज से, उस कंसेप्ट को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। इसके लिए हेमा फाउंडेशन का मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, और आपने मुझे इस मीटिंग में जोड़ा, इसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीपा मैम। हेमा फाउंडेशन के एसोसिएट डायरेक्टर, हेम वर्चूज में कैन एक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड के क्रिएटर आदरणीय राजीव भार्गव जी। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू। हेम वर्चूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन में वेदों के गूढ़तम ज्ञान को सरलतम एवं वैज्ञानिक विधि से समझाने वाले वेदों के परम ज्ञानी वेदाचार्य आदरणीय श्री बालकृष्ण दवे जी। आप म्यूट है आचार्य जी। नमो नमः सर्वेभ्यः। हेमा फाउंडेशन की डायरेक्टर एवं हेम वर्चूज में टेक्नोलॉजी से सभी को परिचित कराने वाली क्लोन फ्यूचरा की सीईओ विदुषी डागा। प्रणाम, और सभी को हमारे हेमा फाउंडेशन का बहुत बहुत स्वागत है। हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर एवं हेम वर्चूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन में एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाली प्रिय हेतल देसाई। नमस्कार, वेलकम एवरीबॉडी टू हेमा फाउंडेशन। हेमा फाउंडेशन महाराष्ट्र के सह सचिव, भारत विकास परिषद घाटकोपर के अध्यक्ष श्री धीरज सुनार। नमस्कार, जीवन मूल्यों की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हेमा फाउंडेशन वेस्टर्न फोरम मुंबई की कोऑर्डिनेटर, हम सबकी प्रिय अनुभा डागा। थैंक यू, प्राउड टू बी पार्ट ऑफ हेमा फाउंडेशन। नमस्ते। और अंत में मैं स्वयं अनीता सुशील माहेश्वरी, हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी एवं क्रिएटिव डायरेक्टर। तो ये थे हमारे आज के गणमान्य अतिथिगण, और अब बात करते हैं आज के वेबिनार के विषय की। मानवीय मूल्यों को समर्पित संस्कारों के महायज्ञ की इस महायात्रा का हमारा आज का विषय है कल्चरल रेनेसेंस फॉर एवोल्यूशन, यानी विकास के लिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। 14वीं और 17वीं सदी के बीच में जो सांस्कृतिक, धार्मिक प्रगति, आंदोलन तथा युद्ध हुए, उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना आई। यह आंदोलन केवल पुराने ज्ञान के उद्धार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग हुए। शैक्षणिक क्षेत्र में आधुनिक प्रवृत्तियां एवं अंग्रेजी साहित्य में निहित स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र की भावनाओं ने भारतीयों के हृदय को झकझोर दिया। लेकिन समाज सुधार के कार्य में सफलता उन्हीं लोगों को मिली जिन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति से प्रेरणा ग्रहण की। और आज जब देश आगे बढ़ रहा है और अपने 130 करोड़ नागरिकों के अदम्य संकल्प और ऊर्जा से एक नए भारत का निर्माण हो रहा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि हम अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सकेंगे तथा लोकतंत्र का एक आदर्श हम स्थापित कर सकेंगे। लेकिन विकास की और समृद्धि की इस और हम नई ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए देश के हर क्षेत्र में काम कर रहे हर नागरिक को, सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे हर जन सेवक को,
यथा क्षमता अपना कर्तव्य निभाना होगा, अपनी संस्कृति को सहेजना होगा, समेटना होगा और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना होगा। विस्तृत रूप से इसे हम समझेंगे डॉक्टर विजयम रवि मैम के साथ। और आप श्री को मैं आमंत्रित करती हूँ इस कविता के साथ कि अगणित बार घिरा संस्कृति का सूरज घोर घटाओं में, किंतु मिट ना पाया इसका अस्तित्व कभी विपदाओं में। दैवीय संस्कृति महाद्वीप सी अविरल बही बहाव में, किंतु गहराई कम ना हुई इसकी सागर के फैलाव में। वेग आंधियों का इसके तरवर ने अगणित हर बार सहा, शाखा पात कलेवर बदले किंतु अनाहत मूल रहा। परिवर्तन हो गए भले ही संस्कृति की सीमाओं में, किंतु ना मिट पाया इसका अस्तित्व कभी विपदाओं में। बदल गई है भाषा, बदला है देश और व्यवहार यहाँ, किंतु प्राकृतिक अनुदानों और संस्कृति के लिए नहीं सम्मान घटा। देश प्रेम का भाव जगाया इसने सदा शिराओं में, किंतु ना मिट पाया इसका अस्तित्व कभी विपदाओं में। संस्कृति जिसको आदिकाल से ऋषियों ने सींचा और पाला, और लोक हित के सांचे में संतों ने जिसको ढाला। सबल हेतु यह बनी रही प्रेरणा त्याग और बलिदान का, हुआ न इस पर असर विरोधी मौसम का और तूफान का। संस्कृति का यह सेतु अखंडित रहा सदा बाधाओं में, किंतु मिट ना पाया इसका अस्तित्व कभी विपदाओं में। आज विश्व है घने अंधेरे में, बढ़ रही चारों ओर निराशा है। कृत्रिमता बन गई है मानवी और जीवन की परिभाषा है अछोर जंगल अनास्था संशय तर्क विवादों का। चारों ओर घिरा है विषमय वातावरण विषादों का। दैवीय संस्कृति ही आशा है हम सबकी घोर निराशा में, किंतु ना मिट पाया इसका अस्तित्व कभी भी विपदाओं में। तो मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर विजयम रवि मैम को। Namaste. Namaste. Am I audible? Yes? Yeah, you are audible. Yes, ma'am. Namaste. Welcome to all of you to Hema Foundation's Hem Virtues e-platform. It's a great pleasure to receive you all, to see you all the principals, and my pranams to all the office bearers of Hema Foundation. Namaskar to all the elders, and thanks a lot to all the people who wished both of us, Rolly and myself. And thank you, Anita. That was a wonderful introduction given to the entire topic. I'm so glad. I am Vijayam Ravi, representing or coming rather from the integral cultural capital of Mumbai. If you want to see the glimpse of India, you can look at the culture of Mumbai. Mumbai represents everyone. The entire country is available in Mumbai. Namaskar, Namaskar, Sat Shri Akal, Kemcho, Jai Shri Krishna, Vanakkam, Vandanam, good evening, all, Assalamu Alaikum, and what not. You can hear everything in Mumbai. You have also seen the resilience of Mumbai, and that is part of the culture of Mumbai. Whether it be a terrorist attack, whether it be a flood, whether it be any external calamity or internal riots, whatever it is, the country, the state, the district, the Mumbai part, city bounces back with resilience. And that is the culture of Shayad, the entire part of India. And I belong to Mumbai, and thank you very much. It is a very, very close topic to me, and I'm so glad that I got to talk on this particular day, especially when I am entering into I'm turning another leaf in my life. And cultural values, it's not a single word, it represents a collection of values. So we cannot even say that you
when we say, oh, that is his culture, we used to say, isn't it? That is his culture. Whether it be good or bad, we have a facial expression to say, unka culture aisa hi hai. Or, oh, it is a beautiful behavior pattern. So, you know, culture is represented by people in more than one ways. So it is a collection of values. And today in my talk, I want to talk about the importance of schools. The most of the principals sitting there, most of the responsible educators out there on the platform and outside listening to me, the teachers, we all have a great responsibility today, especially when the country is going through a great kind of a dilemma and a tension and a depression across. We have a great role to play. So I want to give you a little bit of an introduction about what I want to take you to before I go into the subject-wise analysis. Vidushi, I would like you to start the thing. So, you know, culture, according to me, is a reflection of the society, and the people are the mirrors. In a country, you have, and especially I'm particularly talking about our own country, it has several cultures. We have Hindus, we have Christians, we have Muslims, we have Zoroastrians, we have everyone present, all the 8 great religions, everyone is present in this country, and we have embraced them all. And this diversity is reflected through its people. So we have a great responsibility as people of India to project what cultural values all these communities or cultures represent. And next slide, Vidushi. Yeah, this has to move actually, Vidushi. Can you maximize it? Yeah. I want to talk to you about this. Most of the people sitting out there who have science as their background will understand this. This is called Newton's, conservation, Newton's actually cradle, they call it. Isaac Newton's cradle. And it talks about the momentum and change of energy. You can see all the spheres are of equal size, okay? When one sphere is touching one, the other is going into the opposite side to a height, and it comes back, it hits back the other, again it is going. You can see there are 5 common type of spheres, and 3 are stable. The other is hitting, this one is hitting, like that it is going. It is, some people call it as Newton's pendulum also. It actually talks about momentum and change of energy. Now, you may wonder how this is going to relate to culture. I want to tell you 2 things can happen here with culture. We have several cultures coexisting in our country, all right? So there could be 2 things happening. One is a transmission of culture, and another could be a change in direction of a culture. 2 things could happen. Now here what is happening is when a ball is hitting, let us assume that these are all different cultures, all right? So when one culture is hitting the other, the energy is transmitted through the other balls to the extreme end of the ball. It comes back, it goes to some direction, it assimilates the values, it comes back, it becomes stable, it goes to the other side. So there is an energy transmission happening. So like this, culture also, when a culture interacts with the other culture, transmission of beliefs happen, transmission of values happen, transmission of ideas happen, but then, like the middle balls, they remain stable. All the cultures remain stable. They assimilate the great things in every culture and they remain stable. This is why I call it as a transmission of culture. And schools' role, the most important role of schools, according to me, is not teaching math, physics, chemistry, and science alone. The most important thing is transmission of culture. Let us go to the next one, Vidushi. I told you, these are all the billiard balls.
Now you can see in billiard balls or even in carom boards, you would have seen when a ball or a coin hits, what happens is it doesn't go in the same direction. It changes a different direction. So change of direction happens to a ball. These are all like cultures, right? Different cultures. When a culture comes and hits another culture, chances are bright that the culture takes a different turn and goes in a different direction. This has also happened in our country. And that is why we have an assimilated, consorted kind of a culture, and we take the best from everyone. And I want to tell you, the schools have got a greater responsibility for transmission of culture and also to show the correct direction for the culture. The next slide, please. Now, culture is usually represented by different communities or societies through their religion, through their beliefs, through their values, through the customs and manners, through the food, different types of food and habits, clothing, the celebrations, then language, the kind of language they speak, and the way of greeting. Some people say namaste, some people hug, some people say salam. So the way of greeting and the way of construction of their houses also is different based on the culture. So culture is seen through in number of ways. All right, the next one, please. Here in this particular topic today, I am going to concentrate mainly on the values, cultural values. Those are adaptability, coexistence, tolerance, sharing and caring, compassion, truth, love, and ability to be humble and patient. These are the values I want to show here with you. Now, close this for a while, Vidushi, the PPT. Yes. Now, what I wanted to talk here is that this country of ours has got different cultures, different people. We coexist. We accept people. We have different ways of behaving, but none of us fight with each other. That is the beauty of respect for cultures. And that is what probably the schools will have to talk about. Now, I am entering into how these cultural values of adaptability, coexistence, tolerance, love, truth, service, all these are depicted through subjects like science, mathematics, and English. So let us talk about science first. So Vidushi, can we have that link for science? Just a minute, wait a minute. I wanted to say something here. The topic that I want to show here in science is about pH values. pH values, the science teachers will understand what I mean by that. pH values show actually the acidity, the measure of acidity in a substance or a basicity in a substance, okay? Some people call it as pH and some people call it as POH also. Now, there is a pH scale. You are teaching it in, I think, some 7th or 8th standard classes. When you teach about acid, bases, and salts, you will be talking about pH value. Now, there is a pH scale from 1 to 14, okay? Now, pH is a measure of hydrogen ions in an acid, the number of hydrogen ions in an acid. Now, when there is a maximum number of hydrogen ions, we call it as a very, very strong acid. Its acidic nature is very high. We call it as pH is equal to 1. And when the hydroxyl ions are very high, its pH will be POH, we call it. It would be 14, and we call it as highly basic. It is a base. It is truly alkaline substance. So between a strong alkali and strong acid, you have a range of 1 to 14. Now, 1 is a strong acid, pH 14 is a very strong base. And when they all come together at 7, pH 7 is a neutral value. It
It is neither basic nor acidic. Now, this acidic and basic nature is so very commonly known to us in terms of our own food habits. If you recall, you know, we have there was, look at this, some people, the food habits of ours, we never had was bread, butter and jam in our culture as a breakfast. It was not in our system at all, but we assimilated it from other cultures. Some people, certain food is suitable, some it is not suitable. So we say, today I ate outside, I have a terrible acidity, heartburn hota hai. And what do? You quickly take some Gelusil tablets or the pink syrup you have, Gelusil syrup also you take sometimes, and then it reduces and you are happy. Some people take Ayurvedic tablets also for that. Whatever it is, acidity is a common factor which you and me have understood in everyday life. You look at this video and understand the pH in everyday life. Let's see that. Does pH only have to do with solutions in the laboratory? Or does it also affect plants and humans in daily life? Did you know that when acid rain flows into the rivers, the overall pH of the water reduces? And living organisms cannot survive if the change in pH is too much. In such cases, survival of aquatic animals becomes difficult. What about survival of plants? What's the most important factor for the healthy growth of a plant? Yes, it's the soil. Plants require a specific pH of the soil for healthy growth. Plants cannot grow if the soil is too alkaline or too acidic. So if the soil is too acidic, its pH can be raised by adding lime, which neutralizes the excess acid in the soil. Similarly, if the soil is too alkaline, then its pH can be lowered by adding gypsum or some other substance which can neutralize the excess alkali present in the soil. And does it affect us too? By now, you should know that our stomach produces hydrochloric acid which helps in digestion. Sometimes, if too much acid is produced, it causes pain and irritation. It can even cause ulcers. In order to treat this hyperacidity, a patient is advised to take antacid tablets or antacid suspensions. And these antacids neutralize the excess acid. Magnesium hydroxide, a mild base, is often used for this purpose. And the reaction looks something like this. The acid is neutralized to get salt and water. What about the pH in our mouth? Yes, the pH in our mouth also has an effect on our teeth. Tooth enamel is the hardest substance in our body and does not dissolve in water and mildly acidic solutions. However, it gets corroded slowly when the pH in the mouth falls below 5.5. But how does the pH fall below 5.5? When we eat food, some food particles remain stuck to the teeth. Bacteria present in the mouth produce acid by the degradation of the sugar and food particles present in the mouth. This is what causes decaying of the teeth. What's the best way to avoid this? We should clean our mouth after eating food. And something even better would be to avoid eating sugary foods. Cleaning the teeth using toothpastes help in preventing tooth decay. Toothpastes are generally basic and hence they neutralize the excess acid in the mouth and prevent tooth decay. The concept of pH also helps in understanding the self-defense used by certain animals and plants. If you've ever been stung by a honeybee, do you know what really caused that acute pain? Yes, it's the acid in that sting which caused the pain. So if we use a mild base like baking soda around the stung area, it gives us some relief. And in nature, there are leaves which have stinging hair and they inject acid upon touching them. Again, we use something which is basic in nature to get some relief. So these were some of the ways in which the concept of pH is used in daily life. Yes. So you have seen how pH is an integral part of our life.
Almost every day we come across with that. Now you may ask, a science teacher may ask me, okay, madam, how do you relate this to cultural values? Yes, I can say. PH, you can say, let us take all the cultures that coexist in our country. Any culture from any religion, any way, whatever kind of community lives among us, all of them represent a culture, correct? All of them, let us say, have a pH value. Either they are too acidic or they are too basic. Okay? Now, when a too acidic culture and too basic culture interact or collide, there could be a neutral reaction happening. All right? What is expected is that a culture which is existing in our society cannot have a rigid standard, a very strong acidic standard, strong basic standard. They should have a proper adaptable middle way in between so that the people can coexist. So a pH of a culture, let us say, should be around 7. Let us say that. And what is your role, principals and teachers? I said you are there for the transmission of culture. You are having a group of students in you directly given by the society to you. They come from different communities and different culture. Make sure that through the children, you teach the art of adaptability, coexistence, taking care of others, sharing, caring, and not use acidity to sting others like a bee. Acid, we used to say, he has an acid tongue, we say that, isn't it? So use of words, use of sentences, behavior pattern. Let us train our children to take a middle path and also accommodate, embrace the culture together and still hold on to one's own culture. There need not be a necessity that you change your pattern of living, but adapt the best assimilations possible from the other culture. Keep the pH of your culture very close to 7 and take along. Schools become responsible to change the culture. Now, when it comes to math, I would be liking to talk to you about polygon. You've all learned polygons. The teachers teach them in some classes, I think 7 or 8 standard or something like that. You have a chapter on polygons. Now, what is a polygon? Polygon is a mathematical structure which is a closed structure. Okay. Now, there are different lines, and those different lines make, they touch each other and make an angle. It's called a vertex. We call, when two lines join hands together, there is an angle created and we call it as vertex, right? And polygon is a closed figure. So several lines are there. Triangle is a polygon. Square is a polygon. Rectangle is a polygon. Rhombus is a polygon. Pentagon. You have hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon, n-gon, n number of lines, several lines. All right. So and there are two things in this polygons we have to learn in mathematics when we teach them mathematics. That one thing is when they join all different sides, there are different lines. I am not able to show with both my hands. So there are different lines joining and they are all closed. Okay. One is that their exterior angle, not the interior angle. I'm talking about the exterior angle. Sum of the exterior angle at all vertices, that is 360 degrees. It is a must. Sum of the exterior angle at all the vertices of a polygon is 360 degrees. But the internal angle is not necessarily so. It need not be 360 degrees at all. All right. This is one point you have to note. Point number 2 is that there are irregular polygons also. That means square is a regular polygon.
Triangle, equilateral triangle is a regular polygon, but there could be polygons which are irregular. One side long, one side short, like that. But still, the mandate thing is that they are closed. Okay. Now, let us just see a little bit on what the polygons have to say, and then I will come back to you with how the values can be linked there. Let's see polygon. Polygons. A polygon is formed by a closed polygonal line and the space inside it. To understand what that means, watch this straight line become a polygonal line as it forms several sides which eventually close. And what do you see? A polygon. Easy, right? A polygon is made of several elements. The side is each one of the segments that form the polygon. The vertex is the point where two sides meet, a corner, and the angle is the space formed between two sides that meet at a point. There are many kinds of polygon, so we classify them in different ways. The first classification we can make is if they are regular or irregular polygons. A polygon is regular if all its sides and angles measure the same as each other. In these images you can see all the polygons are regular, the sides and the angles are the same. On the other hand, these polygons are irregular because their sides and angles are not equal. Another way to classify polygons is by the number of sides they have. Polygons with 3 sides are called triangles. Those with 4 sides are called quadrilaterals. And with 5 sides, they're called pentagons. With 6 sides, hexagons, and so on. There are many more. Now, let's find the polygons in these pictures. Look carefully. Can you see any polygons? Good. As you can see, the pyramid, the boat sails, these buildings, and the panels of this hive where bees make their sweet honey are all polygons. So, let's remember the important things about polygons. A polygon is formed by a closed polygonal line and the space inside it. A polygon has several elements: sides, corners or vertices, and angles. A polygon is regular if all its sides are the same length and all its angles are equal. And a polygon is irregular if the sides or angles are not equal. Polygons can be classified by the number of sides they have. If they have 3 sides, they're triangles. If they have 4 sides, they're quadrilateral. So you have seen polygons. So several sides and they make angle. First thing, they make an angle. And the exterior angle, sum of the exterior angle is 360. Number 2, which I said, they can be regular and irregular polygon. Now, how do you relate it to cultural values? Now, let us assume that society is a polygon. Okay? Society is a polygon, and different lines which are forming the polygon are different cultures. So when 2 cultures come together, they have to necessarily make an angle, a meeting place. 2 cultures have to meet at some point to close the figure. If the society has to be a closed, well-protected society, like a polygon, then 2 lines, 3 lines, 4 lines, whichever number of cultures you have, they all will have to meet at a vertex, at a particular point to make an angle. Okay. Now, all these lines could be the same length, same measure, but could be different also. Even when the line is different, the angle may be different. Suppose 2 lines are joining like this, it could be like this.
It could be like this, it could be like this, it could be an obtuse angle, it could be a whatever kind of angle you want to call acute angle. Whatever it is, there is a meeting place. Very, very important in a society. Suppose these two lines, which represent two cultures, they do not meet. दोनों के बीच में इतना ego है. Let us assume that these cultures have different styles of functioning and they each one considers I am bigger than the other, and they don't meet at any vertex. What happens is that the society is open at any vertex. It is open at any vertex. When a vertex is open, anyone from outside can easily enter. And this is what is happening in our country today. When there is no unity, when there is no akhandada in the society, any external force, which is a miscreant, which could be a terrorist, which could be anyone who want to do harm to our country, can easily ghus ja sakta hai. I mean, they just can come into through that vacant space, because we have not closed the vertex. We have left the vertex open. And so the society polygon is not closed. Stability inside is not there. Stability outside is also not there. Anybody can walk into your system, create a lot of confusion in your society and disrupt your functioning. What is required as a school, my very, very dear teachers and principals, you have to tell the students that they form a society where their cultures should be united. They should necessarily form a vertex. They have to meet at some point, whether they agree or disagree. They have to coexist. They have to seriously join their hands together. They have to work together, understand, share, care. Otherwise, the stability of the society which they are going to represent is going to be at stake. You and me will not be there tomorrow. It is this society which is getting readied in your classroom. They are going to take up the world tomorrow. So let them make the cultural lines meet at some point, some vertex. Schools have to be transmitting culture. This is what polygons have to say, the agantata. And when each society brings in, whether their acidity is coming in or basicity is coming in, they refuse to join hands together. Whatever is happening, what is happening is the society is getting disrupted. So, like what Bhagavad Gita says, yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. Then the Bhagavan has to take birth, an avatar, to neutralize the acidity and toxicity of the cultures and bring to a neutrality and to close the vertices, and he has to take avatar. Here, who is the Bhagavan? It is not Lord Krishna. It is the school. The schools have to take a evolution, a renaissance have to happen in the school, a new avatar. You principals sitting there are Lord Krishna. Your students are the Arjunas. Okay, so you have to make sure that polygon is complete. Society polygon is complete. This is how you can teach your children about cultural values. Let's pass on to English, where I want to take up topic on punctuation. Now, punctuation in English is a topic which you teach across grammar, across all classes. We have, when punctuation comes, we have learnt about comma, semicolon, exclamation mark, full stop. Some people call it as period, full stop. Then some people call it as semicolon and inverted commas. You have in your computer keyboard, if you see, you have all these signs shown there. So those are all called the punctuation marks. And punctuation marks, as such, if you write on a piece of paper all the punctuation marks, do they carry any message to you?
Not at all. They don't carry any message to you. Let us see how the punctuation marks help you. And Vidushi, here it is a little long one. We will show up to 3 minutes only. Okay? Chalo. Hi, welcome to Mad English TV. Look at these two sentences. Which one is right? Well, they're both right. It depends what you mean. Okay, do you want to eat with your grandma, or do you want to eat your grandma? Okay, so let's look at these sentences. This one means you want to eat your grandma. This one means you want to eat with your grandma. Okay, in this one, you're talking to your grandma. Hey, let's eat, grandma. Okay, in this one, you're talking to your brother. Hey, let's eat, grandma. Okay, now we have a comma here. Why? Why do we have this comma? The reason we have it is because when we say these two sentences, there's a difference. Okay, listen to me. Let's eat, grandma. Let's eat, grandma. Let's eat, grandma. Let's eat, grandma. Can you hear it? There's a small pause after the word eat. Okay, so when we're talking, this is never going to be confusing because you can hear the pause, right? When we're speaking, we can hear each other. But when we're writing, we can't hear anything. So we need some symbol here to represent the pause. Okay, that's why we have English punctuation. Punctuation is so important because punctuation adds clarity to the meaning. If a sentence isn't clear, then we say it's ambiguous. It could have this meaning or it could have this meaning. But if you have punctuation correctly in the sentence, then it makes it really clear. So then the sentence has a lot of clarity. If it doesn't have clarity, it's ambiguous. And ambiguity is really bad in writing and in speaking. Okay, so let's look at another example here. Mary said, I'm fat. Mary said, I'm fat. Okay, so these both have very different meanings. Here, Mary is saying that I'm fat. Here, Mary is saying that she herself is fat. Okay, can you see the difference? So punctuation is really important. It changes the meaning of a sentence. Okay, so in this series on English writing, I'm going to teach you all about punctuation. I'm going to teach you all the punctuation marks. Okay, but I want to tell you a little secret. And the secret is that native English speakers suck at punctuation. Okay, so if your punctuation isn't very good, don't worry about it. In this series, I'm going to teach you everything that you need to know. Okay, so let's take a look at all the punctuation marks. Yeah, right. So punctuation mark is so very important. You have seen. Let's eat, grandma. Let's eat, grandma. So you saw the difference. Similarly, there are certain words also. Only is a word in English when we use it. I love you only. I only love you. Only I love you. See the way the words change, the meaning changes. So punctuation is something like that. Therefore, how is it related? How is it related to cultural values? You know, as such, these punctuation marks have got no meaning, no significance at all. But when they are in a sentence, they give a clarity to the meaning of the sentence and how you are using it. So culture is like a punctuation mark. Culture gives a meaning to the society, to the life. And not only that, there are great people in the society who have great culture, correct? And they are all, what is the nature of all those people? The great leaders like Mahatma Gandhi, Swami Vivekananda, Nelson Mandela, you have Abraham Lincoln, all those people, if you take, all those great leaders represented different culture.
They all had simplicity as one of their value. They all had humility, and they were quiet. They were patient. They were not too loud at all. They were not having that aggressive nature, but they had their ways to conduct. They all represented the society. All right. These punctuation marks have all those values. They give a meaning. They are simple. They are quiet by themselves. But when they take part in some activity, that is to give a meaning in a sentence, they are pretty strong, like the great leaders. How these great leaders have given a meaning to the society, a meaning to the culture, how they represent the group of or the society of the people whom they represented. So punctuation marks actually teach you the humility, the simplicity, clarity that you can give, and also the strength of giving meaning, virtue to anything. So culture is something like that. So as schools, what you have to do is to teach your children the greatness of punctuation marks and create leaders who are quiet, who are patient, who are matured, who are not impulsive, who think and then act and do general good. So as schools, you have to take up this kind of a great responsibility. This is what punctuation marks talk to us in culture. We have come to almost the end of it. Now, I want to conclude it actually by giving you a little story, and I can keep it closed. But at the same time, I want to tell you now, what do you have Christmas is just round the corner. In another couple of days, you have Christmas. I do not know how many chapels will be open, churches will be open, how the people are going to attend masses. I have no idea. But then I wish each one of you in this world a Merry Christmas and also a very brilliant, happy New Year. Let this New Year bring a lot of happiness around. At the same time, I want to tell you our culture, our Indian values, the universal values that India upholds are only three values. Major values are only three: love, truth, and tolerance. We have in our almost all our Indian documents, if you see, Satyam Vada Dharmam Chara. They don't say Satyam Chara Dharmam Vada. They say Satyam Vada Dharmam Chara. You speak truth and walk the path of Dharma. All right. And their value, Indian value, is love, truth, and tolerance. These are the universal values. All the schools need to take up these values as their core values, and these cultural values should be brought into the daily learning of the students so that the future generation is going to be pretty strong enough. And Jesus Christ came into this world with the lesson of love, pure, unconditional love combined with service, and lesson of forgiving people. We have to teach our children all that. Let me conclude with a story. You know, there was a big corporate, and that corporate was celebrating a Christmas Eve party. It has a culture of conducting a party, and two things were going on. One was a party, another is a lottery. And there were 300 people, employees. So each person has to contribute about $10. So 300 into 10, you will become $3,000 was the thing. And every 300 person has to write their name, put it into the lottery. Somebody will pick up at the end of the party, and that person will be getting the $3,000. So everybody was writing down name and putting into it. Then what happened was at the end of it, one young man was very concerned. He was thinking about, he remembered suddenly about the cleaning auntie, the auntie who cleans their toilets. She was going through a lot of difficulties with problem with her son. So health of her son was failing. She wanted to help her son, but she was not having the funds. So instead of writing his name, he wrote Aunt Clean.
and then put it into the lottery. And as fate would have it, luckily, or it could be called as the miracle of Christmas, the person who picked up was this one, Aunt Clean. So $3,000 this auntie got. She was called onto the stage. She was given the award. She was very happy about it. She said, I'm extremely happy. Thank you. This will help my son's treatment. She went away. But this young man was so curious to know what might have happened. He went slowly to the lottery basket and opened up one by one, and everyone had written Aunt Clean. That was the culture of the organization. Everyone wanted to help the aunt. The love. Love is the message of Christmas. Love is the message of any culture. And let us embrace that. As schools, you have to teach your children the culture of adaptability, culture of change, the culture of learning, culture of permissible behavior patterns, culture of tolerance, and culture of universal love and brotherhood. And you have a great responsibility, my very dear teachers and principals. You now go to your classes, teach them subjects, teach them values, touch their lives. Thank you. God bless you. Namaste, Namaskar, Vanakkam, Vandanam, Kemcho, Jai Shri Krishna. God bless you. Thank you. थैंक यू सो मच विजय मैम। फिर से आपको हेमा फाउंडेशन परिवार की ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं कि बधाई के बादल हर मौसम में बरसा करते हैं, बधाई के बादल हर मौसम में बरसा करते हैं, खुशबू के फूल हर मौसम में खिला करते हैं और खुशबू के फूल हर मौसम में खिला करते हैं। आप श्री का जन्मदिन तो सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है हमें शुभकामनाएं देने का। हम तो हर रोज हर पल 24/7 आपको शुभकामनाएं दिया करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेम वर्चूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन में जिन बच्चों ने पूर्ण मनोयोग एवं रुचि के साथ हेम वर्चूज की सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन किया और उसे कंप्लीट किया, ऐसे ही 5 बच्चों को हम हमेशा हर वेबिनार में प्रोत्साहित करते आए हैं और आज के सेलेक्टेड 5 बच्चों के नाम इस प्रकार हैं। त्विषा माहेश्वरी 5th स्टैंडर्ड, बिरला ओपन माइंड स्कूल हैदराबाद। हर्ष शाह 10th स्टैंडर्ड, रामरत्ना विद्या मंदिर भाईंदर मुंबई। सोनल पाटिल 7th स्टैंडर्ड, RRKL स्कूल सिलवासा। प्रियांश माहेश्वरी 5th स्टैंडर्ड, माहेश्वरी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जयपुर। धैर्य सोनार 9th स्टैंडर्ड, ST मेहता स्कूल घाटकोपर मुंबई। और अब मैं इनवाइट करती हूँ हर्ष शाह को कि हेम वर्चूज में पार्टिसिपेट करके आपको कैसा लगा। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। हर्ष शाह। Hello, good evening to all the dignitaries. I am Harsh Shah, studying in class 10 at Ramratna Vidya Mandir, and I feel extremely proud and honored by the team of Hem Virtues. I extend my heartfelt gratitude to the team to honor me in such a huge platform, which is very inspiring and motivating for me. I extend my gratitude to my school to help students develop a holistic view and also in a grooming the overall personality of the student. The activities designed by Hem Virtues help students understand the importance of moral values in today's life, which ultimately forms the backbone of an individual in the long run. I shall make my peers understand the beauty of the activities designed by Hem Virtues and thus get benefited out of it. Once again, I thank everyone in shaping the young minds and creating the leaders of future. Thank you, everyone.
थैंक यू सो मच हर्ष। और अब मैं इनवाइट करती हूँ प्रियांश माहेश्वरी को कि उनको हेम वर्चूज की एक्टिविटीज कैसी लगी। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस प्रियांश। थैंक यू। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रियांश माहेश्वरी पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल जयपुर के 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। हमारे पेरेंट्स हमें वैल्यूज के बारे में बताते हैं पर हम समझते नहीं, पर अब के बारे में बताते हैं। हम हेम वर्चुअल्स पर समझाए हुए साइंटिफिक तरीके से समझ जाते हैं। मैंने हेम वर्चुअल्स पर कैन पजल किया और स्क्रैबल भी। मुझे कैन पजल एक बार में समझ नहीं आया, पर मैंने कोशिश की और मुझे आ गया। इसके प्रैक्टिकल्स में मुझे बहुत मजा आता है। सभी बच्चों को ये करना चाहिए क्योंकि इससे याद करने की शक्ति बढ़ती है। शुरुआत में मैंने इसमें शॉर्ट मूवीज देखी और MCQs करे। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे जहाँ भी परेशानी हुई हेतल बुआ और अनीता बुआ ने मेरी मदद की। इस ऐप के बारे में अपने दोस्तों को भी बताऊंगा और जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी इस ऐप से जुड़े। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रियांश। और अब मैं इनवाइट करती हूँ देश की ख्यातिनाम मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी एवं एडवाइजरी बोर्ड की डायरेक्टर डॉक्टर चीनू अग्रवाल जी को कि हमारे इन विजेता बच्चों को आप प्रोत्साहित करें और इन्हें मार्गदर्शन दें। डॉक्टर चीनू अग्रवाल। नमस्कार। दोनों ही बच्चे हर्ष और यश दोनों ने हेम वर्चुअस पोर्टल पे गए, उन्होंने सारी एक्टिविटीज की और मेरे प्रोत्साहित करने से पहले ही वो भी अपनी तरफ से ही सारे बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। खासकर देखिए प्रियांश ने बोला कि जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं वो हेम वर्चुअस से जुड़े और वो भी इसका लाभ उठाएं। अगर बच्चे ही बच्चों के साथ जुड़कर हेम वर्चुअस पे आने लग जाएंगे तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। जब बच्चे हमारे एम्बेसडर्स बन जाएंगे, जब उनको हेम वर्चुअस में जो हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू होने लगेगी तो हमारी सफलता का ये सबसे बड़ा स्टैम्प होगा। इसके साथ ही मैं प्रियांश, हर्ष और जितने भी बच्चे हमारे हेम वर्चुअस से पिछले साल जुड़े, उन्होंने सारी मूवीज देखी, उन्होंने सारे टास्क कंप्लीट किए, उन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उनका साधुवाद करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप जिन भी बच्चों से मिलते हैं, जो आपके नेटवर्क में बच्चे, आपके कजिन्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको इसके बारे में बताएं जरूर। और उनको ये मत बोलना कि पूरा का पूरा करो, नहीं तो वो अब तो इतनी सारी वैल्यूज हो गई ना, अब 8 वैल्यूज हो गई, उनको बोले 1 करो। जब उनको 1 में मजा आएगा तो वो नेचुरली दूसरी भी करेंगे। बच्चों के साथ साथ में एक छोटा सा संदेश आज जितने भी एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी देना चाह रही थी। अभी क्रिसमस आ गया है, आप लोग विंटर वेकेशन का होमवर्क देने वाले हैं। हमारे हेम वर्चुअस की फर्स्ट 3 मूवीज की जो वैल्यूज हैं उनके टास्क ऑलरेडी हेम वर्चुअस में बने हुए हैं। आप इनमें से किसी एक मूवी को चूज करके, एक वैल्यू को चूज करके उसका टास्क आप एज अ होमवर्क दे सकते हैं। अगर आप ये करेंगे तो उसके बेसिस पे आप उनको मार्क्स भी दे सकते हैं। इससे बच्चों को बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा और उनको टेस्ट आ जाएगा हेम वर्चुअस का, आपका भी काम आसान होगा। यही मेरी आज आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच चीनू मैम। और बिना समय गवाए अब मैं इनवाइट करती हूँ हमारे आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय डॉक्टर रमेश जी शर्मा को। आप दिल्ली की अंबेडकर विश्वविद्यालय में इंस्ट्रक्शनल डिजाइन पढ़ाते हैं। इससे पहले आपने मलेशिया की वॉवेसन विश्वविद्यालय में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग रिसोर्सेज भी पढ़ाया है। आप ओपन, डिस्टेंस और लर्निंग टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं। अब ब्राजील के साल्वाडोर यूनिवर्सिडad da Bahia के विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं।
साथ ही आप फिजी विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं। आप कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर के निदेशक रहे हैं। आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के क्षेत्रीय निदेशक और दक्षिणी अमेरिका की गुयाना विश्वविद्यालय के डिस्टेंस एजुकेशन के निदेशक रहे हैं। आप यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के सलाहकार समूह के सदस्य रहे हैं। आप 2003 से एशियन जर्नल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन का संपादकीय कार्य देख रहे हैं। साथ ही आप अन्य जर्नल के आलोचक, संपादक और संपादकीय मंडल के सदस्य रहे हैं। आप शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शैक्षिक मल्टीमीडिया और ई लर्निंग पर कई पुस्तकों और शोध पत्रों के लेखक और संपादक भी हैं। आपने इग्नू और आगा खान फाउंडेशन जैसी संस्थानों के लिए कार्यशालाएं और मूल्यांकन गतिविधि आयोजित की है। आप शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षक और क्षमता निर्माण करता रहे हैं और आप ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज OER को बढ़ावा देने वाले एक प्रैक्टिशनर भी हैं। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं सर। वी आर फीलिंग एंड ऑनर्ड और आपको मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करते हैं। थैंक यू अनीता जी। एंड मैं डॉक्टर चेनू जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने याद किया। मुझे नहीं लग रहा कि मैं चीफ गेस्ट बनने के लायक हूं, बट थैंक यू सो मच। इनफैक्ट मैंने पंत सर से पूछा था और अभी जस्ट आपका प्रोग्राम होते होते पंत सर का मैसेज आया कि जनवरी में आप एक सेशन ले रहे हो। मैं शेड्यूल बना रहा था तो मैंने उनको बताया कि सर मेरे 2 प्रोग्राम इकट्ठे चल रहे हैं। एक तरफ डॉक्टर चिन्नू का प्रोग्राम चल रहा है, मेरे स्क्रीन के 2 पोर्शन है, एक पर मेरे यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन चल रहा है साथ साथ। और एक और चीज में बड़ी इंटरेस्टिंग है अनीता जी, आप भी, आपके नाम में मैं देख रहा हूँ माहेश्वरी लिखा हुआ है और मैं प्रियांश को भी कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा, यश और सभी के साथ जिन्होंने वो किया। आप लोग पीछे ये देख रहे होगे वो शीशे के अंदर, पता नहीं शायद लाइट में वो रिफ्लेक्शन आ रहा है, बट दिस इज ए मॉडल ऑफ मेहरानगढ़ फोर्ट इन। ओके, लेट मी आस्क दिस जनरल नॉलेज क्वेश्चन फ्रॉम प्रियांश। वेयर इज मेहरानगढ़ फोर्ट? I know you may be knowing America Killa or Jaigarh Fort, but where is Mehrangarh Fort? और कोई बताएगा नहीं, चैट मैसेज में नहीं भेजना है उनको। प्रियांश अपनी दादी से पूछ रहा है। दादी से पूछ सकता है, ठीक, वो चलेगा। विजयम जी बैठे हैं, वो भी हेल्प कर सकती हैं। और इनफैक्ट यदि किसी ने दी बैटमैन राइजेस मूवी देखी हो, हमारे बैटमैन सीरीज की, द इनिशियल शूटिंग जिसके अंदर जो विलेन होता है वो बैटमैन को पीट के कुएं में फेंक देता है और फिर वो कुएं में से निकलते हैं, दैट इज द रियल शूटिंग ऑफ मेहरानगढ़ फोर्ट। इट इज इन जोधपुर। तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि मैं इग्नू में, अभी आपने बताया, मैं इग्नू में लगभग 20 साल के आसपास तक मैंने काम किया। 1996 से लेकर 2000 तक मैं जयपुर में रीजनल डायरेक्टर था। एंड इंटरेस्टिंगली दिस माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, आई डोंट नो, आई थिंक दे हैव मोर देन 1 branch, perhaps now many branches. At that time my house was 7 to 8 branches are there, sir. 7 to 8 branches are there. हम 5 घर जा 35 हमारा घर था और हमारे घर से मेरे ख्याल में यदि मैं पैदल चलूं तो 20 कदम पर माहेश्वरी पब्लिक स्कूल है, जवाहर नगर में, पार्क के अपोजिट। हम वहाँ रहते थे और एवरी डे व्हेन आई यूज्ड टू गो टू माय ऑफिस वाज, वी शिफ्टेड इट फ्रॉम राजा पार्क समवेयर टू इन शिवाजी नगर टू संतोखबा दुर्लभ जी हॉस्पिटल के अपोजिट एक बिल्डिंग थी, होप अभी तो खैर वो किसी का रेजिडेंस था। फिर बाद में मैंने मानसरोवर में जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है उनके 17 फ्लैट लेकर इग्नू का ऑफिस पूरा उधर शिफ्ट कर दिया था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब प्रियांश का नाम आप लोगों ने लिया कि माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में ये पढ़े हैं। मैंने कहा कि देखो हमारे घर के पास माहेश्वरी पब्लिक स्कूल जहाँ पर हम जयपुर में रहते थे। इनफैक्ट डॉक्टर DN असोपा
शायद उनकी वाइफ राजस्थान यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर भी रहे थे, शायद एक्टिंग वाइस चांसलर कुछ टाइम तक। उनका घर तो बिल्कुल ही साथ में है, एल शेप के अंदर पोजीशन में उनका घर उधर आता है। तो थैंक यू सो मच एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू सी, इट रिफ्रेश्ड माय मेमोरी ऑफ माय स्टे इन Jaipur, and I was director of Jodhpur also in 2014. फिर मैं छोड़कर वहाँ से बाहर चला गया था. So okay, friends, I'm going to ask one more general knowledge question from the students, or even anyone can reply. But before that, I want to share some of the things कि अभी जैसे विजयम जी ने भी कितनी अच्छी बातें बताई हैं और आप सभी ने बोला कि वैल्यूज के लेकर वो हम इसको टेक्नोलॉजी में जब बात करते हैं तो हम कहते हैं वी आर लिविंग इन ए वुका वर्ल्ड, VUCA, वुका वर्ल्ड. सो V stands for volatile. We are highly volatile. Everything is boiling. You know, some people are unhappy with Modi, some people are unhappy with Arvind Kejriwal. Some people are happy with anything, everything, volatile. U stands for uncertain. You never know what is going to happen. और आप में से जो लोग सीनियर पोजीशंस पर हैं, आप लोगों ने एक चीज जरूर देखी होगी, इंटरव्यूज के दौरान, मतलब हम जितने भी नौकरी में हम सब ने इंटरव्यू दिया है, बहुत सारे लोगों ने आप में इंटरव्यू लिया भी होगा. इंटरव्यू लेने वालों का ना एक फेवरेट क्वेश्चन है, वो हमेशा पूछते हैं उस क्वेश्चन को कि आप आज से अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देख रहे हो या 10 साल बाद कहाँ देख रहे हो. और लोग भी बड़ा उसका थ्योरेटिकल आंसर देते हैं कि जी मैं अपने आप को आज से 5 साल बाद आपकी कुर्सी पे देख रहा हूँ, ऐसे करके. तो आप ये देखिए कि यदि किसी ने ये क्वेश्चन 2015 में पूछा होगा तो हर किसी का आंसर गलत निकला होगा. किसी ने नहीं सोचा होगा कि 5 साल के बाद आप लोग ऐसे बैठोगे और घर से काम कर रहे होगे. तो uncertainty, you never know what is going to happen next. C stands for in VUCA is complex. Things are highly complex, really very complex things. Means if you see our social structure, personal relations, interpersonal relations, in office communications, anywhere, things are really complex. और वो बहुत सारे लोग जो फेसबुक पर हैं उन्होंने देखा भी होगा या हो सकता है किसी ने लिखा भी होगा. एक फील्ड होता है वहाँ पर रिलेशनशिप्स का और कई लोग लिखते हैं इट इज कॉम्प्लिकेटेड. तो वो भी एक सिचुएशन है. A stands for ambiguous. Things are really ambiguous. अब चक्कर क्या है कि अब जब हम वुका वर्ल्ड में हैं तो फिर क्या करें. अब दो चीजें होती हैं. अभी जैसे यहाँ पर भी आप अपना सवेरे से जब हम उठते हैं शाम को सोने तक, कई बार आप देखें तो आपने भी फील किया होगा कि हमें लगता है यार पूरे दिन बिजी थे पर हुआ कुछ नहीं. मीन्स इन ए नटशेल द आउटकम इज 0 बट यू आर सो बिजी. मीन्स इवन यू कुडंट गेट अप फ्रॉम योर चेयर एंड बट यदि उसका नेट निकालें, टोटल निकालें तो हुआ कुछ नहीं था. सो the important thing is here is that were we busy or were we focused? वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है हमारी इस यंगर जनरेशन के लिए. अभी मैं देख रहा हूँ कि लगभग हम 98 के आसपास हैं, शायद कुछ लोग चले भी गए क्योंकि एक वक्त पे मैंने शायद 140 के आसपास तक स्ट्रेंथ देखी थी अपने सेशन में, भी शायद लंबा खींच गया सेशन. But we need to really check that we are either busy or we are focused on doing something. Or we are occupied. So students के लिए मैं एक चीज, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आइजनहोवर कौन थे? EISENHOWER, Eisenhower. Can anybody reply? They can type into the chat box or can unmute themselves and tell us. Who is or who was Eisenhower? A very famous name in the world history. Sir, he was an American president and was known for his great work in terms of field of science, and there are a lot of scientific inventions after his name. Eisenhower was that fighting
ship fleet is there, and they've got a great dam of on the name of Eisenhower, which is supposed to be one of the larger electricity producing things for America. Wonderful. Thank you so much, Dr. Nagpal. He was the 34th President of the United States of America from 1953 up to 1961. And his role has been very, very important, particularly during World War II. And you may be knowing that it was that stage when those atomic bomb and other things, they were developed. Now, why his reference? And particularly, I believe that there is a special reference of him for this today's session. And again, I'm catching Priyansh. If you can take a paper and your pen and draw a, मैडम ने अभी जो विजयम जी ने आपको बताया कि क्वाड्रिलेटरल और जो पॉलीगन्स होते हैं, तो आप एक स्क्वायर ड्रा करो, उसके 2 हिस्से करो ताकि 4 क्वाड्रेंट बन जाएं। यस, एक कागज लो और मुझे दिखाना बनाकर। अच्छा, वो अभी कह रहा है कि आता हूं अभी कागज लेने गए हैं शायद वो। सो उन्होंने क्या किया था, आइजनहावर ने, he gave a very beautiful, yes Priyansh, please draw a square and cut it into 4 quadrants. Now name them, maybe on x-axis urgent, not urgent, and on y-axis from top important and not important. Make 4 quadrants of them. So urgent, not urgent, important, not important. Okay, then you will have 4 quadrants with you. अब यहाँ पर क्या चीज है कि हम लोग जब कोई भी काम करते हैं तो क्या है कि what is important it is seldom urgent and what is urgent is seldomly important. We need to understand this thing, and particularly those who are us, who in the either in the studying stage or in the working life. This principle is very, very important of urgency versus importance. This quadrant was suggested. It is famous for Eisenhower. There are many things famous about him. I want to pick up this one. Few things which are urgent as well as important. अभी देखिए 6:35 हो गए, डिनर का टाइम हो गया, और यदि आपके घर में कुकिंग गैस अभी के अभी खत्म हो जाए तो आप सिचुएशन सोच लीजिए। ये दोनों चीज हैं, अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। गैस नहीं आई तो खाना नहीं बनेगा। तो दिस इज इम्पोर्टेंट एज वेल एज अर्जेंट। यस, वी कैन सी इट। थैंक यू सो मच, and I like your handwriting. It looks like doctor's handwriting. You know, why do we say the handwriting as a doctor's handwriting? Mahatma Gandhi was also, sometimes he has commented. Once somebody asked him कि जी आपकी कोई इच्छा, वो कहते हाँ मेरी एक तमन्ना थी कि मेरी handwriting यदि सुधर जाती तो ज्यादा अच्छा था. So thank you Priyansh, you are a very good sport. Okay, so first thing is those things which need to decide what is important as well as what is urgent, because these things ये हमें deal करती हैं crisis, emergency, problems को solve करने के लिए. ये हैं तो आप समझिए कि इनमें से कोई ना कोई situation है. जैसे मान लीजिए कि प्रियांश की दादी को उनके प्रिंसिपल का फोन आ जाए कि जी जल्दी से स्कूल पहुंचो, कुछ मामला है. So it makes it an urgent as well as important thing. जाना पड़ेगा आपको वो चीज. तो ये इसका एक एग्जांपल है आपको कि what is important and what is urgent. The quadrant 2 can be what is important but it is not urgent. For example, आपको अपने घर में व्हाइट वॉश कराना है. अभी मैं देख रहा हूँ जैसे प्रियांश को मैं पकड़ता रहूंगा बार बार, वो पीओपी दिख रहा है मुझे येलो कलर में उनके रूफ के ऊपर. आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स फेड. सो इट इज इम्पोर्टेंट बट इट इज नॉट दैट अर्जेंट कि अभी के अभी करना है. किसी को
आप सीढ़ी लेके ऊपर छत पे आप चढ़ा देंगे। एक्सरसाइज करना है, या कोई आपको लाइफ एनरिचिंग बुक है वो पढ़नी है। These are important things, but may not be urgently, immediately to do that. But the question here is that we need to understand that what is important. वो क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब उसके बाद आते हैं थर्ड स्टेज के ऊपर, that what is not important but what is urgent. Means, for example, checking emails. Means they are urgent but they may not be important. So you can, or sending a text message or receiving a phone call or something. और मान लीजिए अभी जैसे डॉक्टर नागपाल हैं और अनएक्सपेक्टेडली उनका कोई कोवर्कर उनके पास आ जाए, definitely then you have to attend that person. So these things means they make us to look into it. और से प्रियांश की मम्मी अभी उसको कॉल करे और बोले कि आके ये काम कराओ, तो वो अर्जेंट हो गया। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि दैट दोज थिंग्स दे आर इम्पोर्टेंट फॉर अदर्स, दे मे नॉट बी इम्पोर्टेंट फॉर अस। जैसे अभी प्रियांश की मम्मी पीछे से, दादी पीछे से आवाज दे उसको कि आके ये काम करो, हाँ करता हूँ, अभी आता हूँ। इट मीन्स what is important for them, what is important for others is not important for him. And इस सिचुएशन में ये एक ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन है यहाँ वाली कि which is urgent but not important is that the people sometimes they play the role of, they suffer from nice guy syndrome, अच्छा बनने का, दिखाने का। क्यों? क्योंकि ऐसे आदमी हमेशा से अर्जेंट काम करते रहेंगे, इंपॉर्टेंट काम नहीं होता है वो। सो दैट वी कॉल इट एज नाइस गाय सिंड्रोम। एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन हैप्पीनेस यू कीप ऑन डूइंग द वर्क विच इज अर्जेंट फॉर अदर्स, नॉट फॉर यू। और लास्ट में द फोर्थ क्वाड्रेंट विच इज वेरी फनी, विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट बट वी डू देम। उसका एग्जाम्पल जैसे बिग बॉस, वो टीवी पे जो सलमान खान वाला शो आ रहा है, वो देखना, टोटल टाइम वेस्टेज। बट इट इज नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, बट पीपल वॉच इट, यू नो, प्लेइंग गेम्स। और मे बी अभी क्रिसमस आ रहा है, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। सो यू विल गो टू द मार्केट, दिवाली के अंदर या शॉपिंग मॉल के अंदर आप जाएं, वो अंदर से एक लालच जागता है, हाँ ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, which you do not require it. So those kind of things. So here means this is not bad, but we need to control it, we need to reduce it. Means watching TV is not a bad thing, playing games is not a bad thing, but uska proportion kitna, how much time we are spending into it, we need to understand that. So we need to understand it that sometimes the procrastination, we say हाँ ठीक है कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे। Believe you me that वो कभी नहीं आने वाला है, वो अभी होगा तो होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। So with these few words, I hope that these things they are important and urgent for you. I express my thank to you. जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू डॉक्टर रमेश जी। बहुत ही सिंपल तरीके से और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ में आपने सिखाया कि व्हाट इज अर्जेंट एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट, और किस तरह से हम इन दो चीजों के साथ हमारी सिचुएशंस को मैनेज कर सकते हैं। और अब मैं इनवाइट करती हूँ हमारे आज के वेबिनार की विशिष्ट अतिथि महोदया आदरणीय डॉक्टर दक्षा शाह जी को। आप मुंबई की विभिन्न बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। आप एसएनडीटी विश्वविद्यालय की पीवीडीटी कॉलेज की प्रोफेसर रही है। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 37 वर्षों का समृद्ध अनुभव है, जिसमें से अधिकांश समय अपने शिक्षकों को शिक्षा के लिए दिया है। आप उभरती भारतीय शिक्षा, शैक्षिक मनोविज्ञान, मूल्य शिक्षा, पॉपुलेशन एंड एडल्ट एजुकेशन और शिक्षा प्रबंधन जैसे विषयों को पढ़ाती हैं। आपकी नैतिक मूल्य आधारित मानव मूल्यों की शिक्षा में विशेष रुचि है। आप छात्रों को उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए उचित मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करती हैं।
आप ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च की और इंटरनेशनल असेसमेंट और प्लानिंग कमेटी की सदस्य हैं। आपने प्राथमिक शिक्षकों की इमोशनल इंटेलिजेंस की आवश्यकता और महत्व पर और छात्रों के व्यक्तित्व में समग्र विकास पर योग के प्रभाव पर रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए हैं। आपने शिक्षक प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं पर छात्रों के लिए कई कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए हैं। आप राज्य स्तरीय सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की संसाधन व्यक्ति रही हैं। आप मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत सेकेंडरी स्कूल की कार्यशालाओं की भी संसाधन व्यक्ति रही हैं। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करते हैं मैम, और आपको मार्गदर्शन के लिए हम आमंत्रित करते हैं। रिस्पेक्टेड डॉक्टर दक्षा शाह जी। Hello, can you hear me? Yes. Yeah, ma'am, very clear. Yeah. It is a great pleasure to be listening, Madam Vijaya Madam and Ramesh sir and all other, and the students, of course. They have really done very good job. The thing is that I will totally agree with Dr. Ramesh sir has said and Vijaya Madam has said, integrating the content textbook value education and making them teach them the cultural values and other things is a wonderful thing. And I have done this 2 projects on value clarifying analysis model, and another one is in 1986 policy, Rajiv Gandhi with 10 core elements imbibing in the textbook. And it has really, I oriented the B.Ed class students, teachers, and they are practicing in the school and all. Basically, I feel the webinar was excellent. Madam's example regarding various subjects was very good, very nice. But I believe I'm little pragmatic by nature, saying that I feel that we know everything, but we should not saying that we should teach children like that. The children have got a lot of capacity, so much of capacity that they can teach us. Many a time in this present era, the things webinar and other things are going on, and internet program and other thing. You ask small little child how to do this and they will say, Dadi, come on, I'll teach you if you don't know this. So basically I feel that what sir said, that children should have, and the teacher should be always feeling that all these subjects and other things are within themselves. Heartbeats is mathematics. The all small veins, which are this chemistry, then biology, physics, and philosophy. Everything is within one individual, and that is within us. I believe that. And while teaching that to the students, we have to ask them to palpate every part of their body and understand that sometimes they get, Vijaya Madam said about the acidity. The moment you shout loudly, children get frightened and they get headache. So this is the time where we have to think, put ourselves into that position, that if somebody shouts at us like this or tells something, what happens to we develop a stress. And nowadays with the children, and especially with this pandemic problem, children are, I still have students coming to me, I talk to them, I teach them, and I learn so many things from them. And they say, Madam, we don't understand that why we have to be all the time in the house. They understand, they talk to the parents and other, but what is pandemic? What is this? Why happens this? So we have to keep on talking to them very nicely, and they do this, and cultural values, or we say about our food habits have changed, our thought process has changed, our cultural, and that too in my own floor, I'm saying there are 4 different caste people are staying, Bengali, South Indian, Maharashtrian, I'm Gujarati, and we all stay together and transfer each other's culture. So then while teaching that, students also, they come out with many things. And there are so many things which I really want to say,
but I think it's time is constraint will be there. But I am pragmatic, and I feel Dr. Ramesh, what sir said, and Vijaya madam said, even Anita madam was saying that that Maheshwari, the student, also said. But observation is most important. That every now and then they have to observe the area, geography of your own place. Where is the particular school is available, where the medical school, medical hospital, medical store is there, where the grocery store. So the geography of your area and geography of your own body, you should know. History of your own body, you should know. And this is what is very important, who you are, what you want, and which are the parts of your body is supporting you, giving you a lot of emotional happiness, other things. I mean, all these subjects are within one individual. I believe that when we are blinking our eyes, there the chemistry and the physics both are working together. When we are talking, the languages are very important as the brain gives us a message. So my way of thinking is little different philosophically. If I say that now we have changed our, because of pandemic, we have to wear masks, we have to eat all masalas and other things and haldi and all those things. So we have to guide the students, we have to tell, and sometimes they come out with this. My mama says, you have to do this, ma'am. This is what is not good. If I eat this, I get acidity. If I don't eat this, I do this. There are so many things. Basically, this webinar has given me a lot of insight. Vijaya madam, being a principal, has spoken so well regarding the all other subject. And Ramesh, Dr. Ramesh Bhai has, as per his, you can say, his experience and other things, observation is very, very important. Ask your, if I asked a student, what is his name? I forgot. Maheshwari, student. Can I talk to him? Yeah, ma'am, you can. Hello. Priyansh, yeah. Oh, Priyansh. Where is Priyansh? Hello. Yeah, he's there, ma'am. Hello, Priyansh. Okay, Priyansh, I could not see. Priyansh, it is the thing where you are residing. How many where is the medical store near your house, or which is the hospital near your house? Do you know that, Priyanshi? Priyansh? Yes. Area in which you are staying. Are you aware of geography of your area? Yes, ma'am. All the grocery shops and medical shops and tailor shops and other things and all. So these are the commodities which we need every day, right? But because of the Google map and other things, we are just finding it out way and going. And Google sometimes misguide you. It's like that. The technology also sometimes misguide you. Like right now, I was on the computer doing this, and now I'm not been able to use this. Now I've shifted myself to the other mobile, right? So Priyansh, tell me. Priyansh? प्रियांश, आपको पता है आपके घर के पास ग्रोसरी स्टोर, मेडिकल स्टोर सब कहाँ पर है? टेलर कहाँ पर है? हाँ, आपको मालूम है सब कुछ? हाँ, सब कुछ, all things नो मैम, सब कुछ नहीं। अच्छा, सब कुछ नहीं है ना। सो आप ऑब्जर्वेशन करना सीखो। घर से बाहर निकलते हो, ऑब्जर्व करना सीखो। मम्मी को पूछा करो कि मम्मी आपको क्या चाहिए। और ये सब चीजें जो मैथमेटिक्स और सब लर्न करते हो, मॉल में जाते हो, तो मॉल में जब जाते हो तो मम्मी वो कौन कौन सी चीजें खरीदी है, तो कितना डिस्काउंट मिलता है, और किस तरह से अपना मम्मी स्पेंड करती मनी, और कितना पैसे यूज होता है, वो बिल को अकाउंटिंग, वो भी आपको मैथमेटिक्स में, यू हैव अरिथमेटिक में 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में है. And of course, the private sector and public sector economy, which you are learning, that also you should be knowing. Because I being a teacher educator, I have realized that my teachers, when they come for the course, when we ask them, it was very difficult for them to answer in the beginning.
So it is basically I feel, मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों को, विद्यार्थियों को एक निरीक्षण शक्ति विकसित करना चाहिए, आत्मविश्वास करना चाहिए, उनको ऐसी जवाबदारी, जिम्मेवारी देनी चाहिए कि आज सुबह सुबह में आप दूध लिए थे और संडे के दिन खास करके जो वैल्यू सिखाना है, हमारा कल्चर सिखाना है, तो संडे के दिन और सैटरडे के दिन जब छुट्टी होती है तो घर के हर काम में उनको थोड़ा बहुत मदद करना सिखाना है। सो बहुत जरूरी है बच्चे लोगों को कि उनको ये घर अपना लगे, उनका लगे, खाली मम्मी पापा को नहीं, बट टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अंडरस्टैंड कि घर कैसे चलता है। रमेश सर ने बोला कि गैस बंद हो जाएगा, गैस नहीं होगा तो क्या करेंगे अब घर जाके, बट आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स है, माइक्रोवेव है, आपके पास इलेक्ट्रिक केटल है और अदर थिंग्स आर देयर, इन दैट यू कैन क्विकली कुक योर फूड। एंड जिनके पास नहीं है, जरूरी नहीं है कि सबके पास ये सामान है, तो नहीं है वो फिर अल्टरनेटिव कुछ ढूंढेगा, थोड़ी देर के लिए नेबर के घर जाएगा, वहां से पूछेगा इफ यू डोंट माइंड कैन आई मेक फ्यू चपाती इन योर हाउस। सो दैट इज outsourcing your ways, finding out your ways to complete your task. So one thing is there is nothing impossible, and the students are the best teacher at times. I feel वो उनसे हमें बहुत सीखने को मिलता है, provided we give them a chance. Last year I had one student, my Bai's daughter, who had diabetic and who had tuberculosis, and my Bai says you must teach. I went to a school principal, I met school principal, and they were very this thing कि नहीं, she won't be able to pass and other things, नहीं कर पाएगी. मैंने guarantee लिए, and I tried. मैंने और मेरे husband, he is being a doctor, he treated her, and can you believe she passed with 64% now. And I had to request the principal to make her do this exam. So thing is that education is not only scoring marks, understand, but understanding your individuality or apna khud ka, and there are so many things, a self-awareness program, who am I program, and there are emotional integration, other things, all these things are there on the internet. So these kind of test students can do. Thank you very much. I think I have taken a lot of time, and there are many things we can, and we can have a special webinar on that how to involve students and make them learn things, and we also can learn things from there. Dr. Nagpal sir, Vijaya madam, Anita madam, Dr. Ramesh sir, and all other participants, principal and all. Thank you very much for giving me an opportunity. Thanks a lot. Thank you so much, Daksha ma'am. Thank you so much. और अब चलते हैं हम बिना समय गंवाए समापन की ओर, और मैं निवेदन करती हूँ हेमा फाउंडेशन की प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा से। नमस्कार। आज की परिचर्चा में भाई जी एक सेकंड प्लीज। यस मैम। या मुझे ये कहना था, thank you very much, and I would really like to be associated with you and doing different projects and other things, and we can really, it was wonderful being with you all. Thank you very much. I'm sorry to interrupt you in between. थैंक यू मैम। तो रिक्वेस्ट करते हैं हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा से कि हमारे आज के वेबिनार में पधारे सभी गणमान्य अतिथिगणों का, शिक्षाविदों का और सभी जिज्ञासुओं का हृदय के अंतःस्थल से आभार व्यक्त करें। आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा। नमस्कार। आज की परिचर्चा में आप सबके सहयोग और समर्थन के लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद संप्रेषित करता हूं। आज की हमारी वक्ता आदरणीय डॉक्टर विजयम रवि जी ने लव, ट्रूथ और टॉलरेंस, जो मुख्य रूप से हमारी बेसिक वैल्यूज एजुकेशन होती है, उन्हें पीएच, पॉलीगॉन और पंक्चुएशन अर्थात साइंस, इंग्लिश और मैथ्स, ये सभी विषयों को लेकर समझाया। इन नैतिक सांस्कृतिक मूल्यों को हम कैसे सीख सकते हैं ये बतलाया। आज की हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रमेश शर्मा जी और विशेष अतिथि आदरणीय डॉक्टर दक्षा शाह जी का उनका प्रेरणादायी उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हर्ष और प्रियांश ने बहुत अच्छे से अपने अनुभव को हमसे साझा किया और इससे मुझे विश्वास है हमारे कई विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलेगी। आज के हमारे सभी गणमान्य अतिथि का उनकी गौरवमय उपस्थिति के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।
पुनश्च आप सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद और आभार, और आप सभी को मेरा प्रणाम। नवजीवन मूल्यों को उद्देश्य बनाकर आरंभ की गई इस महायात्रा के अष्टम पुष्प का विषय है टू गिव इज टू लिव, और जिसे आप सभी के समक्ष मनोवैज्ञानिक पक्ष के साथ प्रस्तुत करेंगी देश की जानी मानी मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक डॉक्टर चीनू अग्रवाल जी, अगले बुधवार 30 दिसंबर समय ठीक 5 बजे से। और अब हम आज्ञा लेते हैं इसी मनोभाव के साथ कि भविष्य में भी आप सभी का अपेक्षित सहयोग हमें इसी प्रकार निरंतर मिलता रहेगा। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें एवं सदैव सदैव मस्त रहें। शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।